साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल विद पीपी में। और दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये रहेगा मैथ पेडागोजी को लेकर के। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको किसी भी टेट एग्जाम में काम में आएंगे, चाहे वो यूपी टेट हो या एमपी टेट हो या सी टेट हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने उस प्रश्न सीरीज की तरफ जो आपको 100% सफलता की तरफ लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी आज की मैथ पेडागोजी की अपनी क्लास और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है। दोस्तों विशिष्ट से सामान्य का मतलब होता है पहले बहुत सारे उदाहरण देना और फिर उस उदाहरण को एक नॉर्मल सूत्र में बदल देना। तो इस विधि को बोलते हैं दोस्तों आगमन विधि। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है या कौन सा प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो आकार, विस्तार और स्थिति। दोस्तों ये तीनों चीज़ें हैं जो रेखा गणित में प्रमुख रूप से दी जाती हैं। किसी चीज़ के आकार की बात करें या किसी चीज़ के विस्तार की बात करें या किसी चीज़ की स्थिति की बात करें, तीनों चीज़ें रेखा गणित पर आधारित होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र कौन से हैं। दोस्तों तो गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के जो सूत्र हैं वह है सजीवता। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सजीवता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षक को पाठ याद हो। दोस्तों जहाँ पर भी आपको याद करने की बात दी जाए तो इस क्वेश्चन में नहीं बल्कि किसी भी क्वेश्चन में यदि ऐसा पूछा जाता है तो उसको नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए इसको नकार देना है। विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। दोस्तों तो विषय वस्तु केवल हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम पाठ्य योजना को केवल विषय वस्तु के लिए ही बताएं। सॉरी दोस्तों, हाँ इसका राइट आंसर है विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। इसी के लिए हम पाठ्य योजना बनाते हैं ताकि हम जो आपका कंटेंट है उसको हम सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से स्टूडेंट तक पहुंचा पाएं। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है। दोस्तों तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है, जो आपको ऑप्शन दिए गए समाजशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान। तो आप देखें तो सबसे ज़्यादा गणित का संबंध जो होता है वह विज्ञान के साथ होता है और लगभग एक दूसरे की सीटेट में तो दोनों का पेपर एक साथ ही होता है, तो एक दूसरे के पूरक सब्जेक्ट माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं। तो दोस्तों गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। वस्तुनिष्ठ का मतलब यदि कोई भी व्यक्ति उसका आंसर बताए तो वह भी वही आंसर बताएगा कैसे भी तरीके से। जिस तरीके से हम आर्ट्स के आंसर लिखते हैं तो शब्दों का हेर फेर हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप शब्दों का हेर फेर नहीं कर सकते। मतलब ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, कोई भी व्यक्ति आंसर देगा तो यही होगा। और सार्वभौमिक होते हैं, कहीं पर भी आंसर दिए जाएंगे हमेशा, जैसे 2+2 इंडिया में हो या अमेरिका में, पाकिस्तान में या कहीं पर भी हो, हमेशा 2+2 बराबर 4 ही होगा। ये इसकी सार्वभौमिकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है वह है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। दोस्तों तो इसको बोलते हैं शिक्षण उद्देश्य। एक होता है शिक्षण उद्देश्य और जो हम केवल कक्षा में पढ़ाने के साथ ही प्राप्त कर लेते हैं, तो जो उद्देश्य टीचर कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसको बोलते हैं शिक्षण उद्देश्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट है। तो दोस्तों ब्लू प्रिंट क्या है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज़ का हम ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं उसमें हमें बताया जाता है यूनिट वाइज कैसे आंसर आएंगे, किस यूनिट से कितना आएगा, किस यूनिट से जो क्वेश्चन नंबर रहेंगे वो कौन से यूनिट से किस आधार पर रहेंगे, कितने नंबर्स के रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो आपको है ब्लू प्रिंट में बताई जाती हैं और यही आपके प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी है। योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे। तो ये जो तीनों विधियां हैं ये सारी की सारी वैज्ञानिक विधि है, इसलिए इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो विषय वस्तु का चयन, शिक्षण का उद्देश्य और शिक्षण विधियों का निर्माण। तीनों चीज़ जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि जो हमारा कंटेंट है वो क्या है,
हमें किस विधि से पढ़ाना है, और जो हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे को हमें चीज़ आज सिखानी है। तो इन तीनों चीज़ों का निर्धारण हम पाठ्य योजना में कर लेते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। तो दोस्तों सामान्य से विशिष्ट मतलब पहले आपके लिए नियम बताए जाएंगे, उसके बाद आपको उदाहरण दिए जाएंगे। तो यह विधि जो आपकी कहलाती है, ये कहलाती है निगमन विधि, जिसे हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। इसी में यदि हमसे पूछ लिया जाए कि जिसमें पहले नियम बताया जाए बाद में उसके उदाहरण दिए जाए, तो यह भी निगमन विधि का ही परिभाषा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो गणित की कौन सी विधि है जिसमें हम सूत्र या नियमों की सहायता लेते हैं? अभी मैंने आपको बताया है कि सूत्र नियम के आधार पर जिसमें हम बढ़ते हैं उसको बोलते हैं निगमन विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? मनोरंजन एवं खेल संबंधी, अर्थात हम खेल में बच्चों को सिखा दें और उनको किसी भी तरीके की कठिनाई महसूस ना हो, ये छोटी कक्षा में पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जी खरीदना या उधार लेना। तो दोस्तों साइकिल चलाने में किसी भी तरीके का गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे लाभ हानि की आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको लाभ हानि में आपको गणित देखने को मिलेगी। सब्जी आप खरीदोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने रुपए की सब्जी है, तो आप जब पैसे लोगे या लेन देन करोगे तो गणित का उपयोग होगा। उधार लेना, जब आप उधार लोगे, उधार लेने के बाद आप वापस दोगे तो इसमें माइनस प्लस कितना पैसा हुआ, कितना आपको इंटरेस्ट लगा, ये सारी चीज़ इसमें आएंगी, तो इसमें भी गणित का प्रयोग होगा। इस हिसाब से इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें गणित का प्रयोग नहीं हो रहा, वो है साइकिल चलाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? दोस्तों तो जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ में असफल होता है तो उसके असफल होने के हमें कारण जानने होते हैं, और उस कारण को जानने को हम बोलते हैं निदान। जब हम किसी चीज़ को निदानात्मक तरीके से हल करेंगे तो हम उसके बारे में पता चलेगा, और जब किसी चीज़ का हम निदान ढूंढेंगे तो निदान के बाद हम उसका उपचार देखने को मिलेगा। हमेशा हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले निदान होता है या उपचार होता है, तो आप लोगों को बता दूं कि पहले जो प्रक्रिया होती है पहले निदान होता है। निदान से जो समस्या होती है उसके बारे में जाना जाता है, और वह समस्या कैसे हल होगी वह उपचार के माध्यम से ठीक होती है। तो दोस्तों ये थे गणित के 15 महत्वपूर्ण पेडागोजी के प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न मैं आपको कल लेकर के आऊँगा, और ये सभी प्रश्न आप लोग लगा लें तो ज़रूर आपको ये सी टेट में, रीट में और जो भी टेट के एग्जाम है हर जगह आपको सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज इतना ही, विदा लेता हूँ। जय हिंद।